रात के सन्नाटे में अर्नव की कार कालीपथ के सुनसान रास्ते पर चल रही थी। रिया हैरान थी कि इतनी रात में उसे कहाँ लाया जा रहा है, जबकि अर्नव इसे एक सरप्राइज बता रहा था। कार एक पुरानी हवेली लक्ष्मी कुंज के सामने रुकी। जैसे हवेली किसी अदृश्य आग्रह से उनका स्वागत कर रही हो। फाटक अपने आप खुला। अर्नव ने रिया को घर की चाबी दी। अगली शाम हवेली के भीतर हल्की सजावट थी। मेहमानों में सिर्फ नेहा आई, वही जिसने यह हवेली बेची थी। उसने रिया को बधाई दी और कहा कि हवेली पुरानी जरूर है, पर रहने लायक है। जश्न के दौरान लाइट बार बार झपकने लगी। रिया को बेचैनी हुई और उसे अपना फोन याद आया। उसने दीपक को फोन लाने के लिए कमरे में भेजा। दीपक जैसे ही बेडरूम पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद भीतर से संघर्ष की आवाज और हल्की चीख सुनाई दी। दीपक वापस नहीं आया। रिया ने चिंता जताई, पर अर्नव और नेहा ने इसे अनदेखा करते हुए मान लिया कि दीपक शायद चुपके से निकल गया होगा। हवेली के भीतर का माहौल अब और भारी हो चुका था। रिया कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और लाइट बंद करते ही कमरा आधे अंधेरे में डूब गया। थोड़ी ही देर बाद बिस्तर के नीचे से ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। डरते हुए उसने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने इसे अपना भ्रम समझकर वापस सोने चली गई। अगले दिन अर्नव नेहा के घर बैठा मिला, जैसे किसी जरूरी काम के लिए आया हो। उसी समय रिया वहां पहुंची और दोनों को देखकर चौंक गई। अर्नव ने बात को साधारण बताकर खुद को वहां से अलग कर लिया और निकल गया। अर्नव के जाते ही रिया ने हवेली वाली रात के अनुभव के बारे में नेहा से पूछा, खासकर बेड के नीचे की खटखटाहट के बारे में। नेहा ने इसे रिया का वहम बताया और कहा कि उसने हवेली सिर्फ इसलिए बेची थी क्योंकि पति कबीर के गायब होने के बाद वह दोनों बंगलों को संभाल नहीं पा रही थी। रिया ने सहानुभूति जताई और चली गई। जाते जाते उसने नेहा के चेहरे पर तनाव और दीवार पर टंगी कबीर की फोटो। खामोश कमरे में बेड के नीचे छिपा वही साया धीरे धीरे बाहर निकला। उसने पुराना लैंडलाइन उठाया और नेहा को कॉल कर दिया। ऐसे जैसे अर्नव खुद बोल रहा हो। आवाज में ठंडा इशारा था कि नेहा को तुरंत हवेली पहुंच जाना चाहिए। फोन रखते ही वह साया बिना एक पल रुके
फिर से बेड के नीचे लौट गया। कमरा फिर से शांत हो गया था, लेकिन अचानक बेड जोर से हिलने लगा। रिया घबराकर चीख उठी। उसने रमेश को बुलाया। रमेश भागते हुए आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। रिया ने उसे बताया कि बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज आ रही है। रमेश ने नीचे झांका। और तुरंत किसी ताकत ने उसे अंदर घसीट लिया। उसकी चीख कमरे में गूंजी और हवेली में फैल गई। रिया सदमे में थी और कमरा पहले से भी डरावनी खामोशी में डूब गया। अर्नव उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर दिखने लगा। अचानक बेड के नीचे से कबीर बाहर आया। सफेद आंखें, लाल शरीर और पुराने घावों से भरा। उसकी उपस्थिति ने सारा सच खोल दिया। अर्नव और नेहा का रिश्ता, कबीर की हत्या और दीपक व रमेश का इसमें शामिल होना। उसकी लाश इसी बेड के नीचे दबाई गई थी। यह सुनकर दोनों चौंक गए। अर्नव घबरा गया। नेहा हवेली में घबराई हुई पहुंची। अंदर कदम रखते ही कबीर सामने खड़ा था। अपनी मृत आंखों से नेहा और अर्नव दोनों को एक साथ घूरता हुआ। उसकी उपस्थिति ने कमरे की हवा को अचानक भारी कर दिया। कबीर ने बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़कर नेहा और अर्नव दोनों की गर्दन एक साथ पकड़ ली। कमरा उनकी तड़पती सांसों से भर गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, कुछ ही पलों में उनकी हरकतें थम गईं और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कबीर ने अपना बदला पूरा कर लिया था। रिया डरी हुई खड़ी रही। कबीर ने उसे शांत नजरों से देखा, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह निर्दोष है। बिना उसे छुए वह फिर से बेड के नीचे लौट गया। और हवेली एक बार फिर शांत हो गई।